हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट से कुछ भी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपने पीटर लिंच का नाम जरूर सुना होगा। ये अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थे एंड इन्वेस्टर्स हैं। एंड इनकी बात अगर की जाए तो इन्होंने कहा है कि फार मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शंस और ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन हैज़ बीन लॉस्ट इन करेक्शंस देमसेल्व्स। इसका मतलब साफ है कि भैया काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जब फॉर एग्जांपल निफ्टी 17,000 पे था तो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ नमूने मुझे भी मिले थे जो बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि निफ्टी 12,000 जाएगा, 13, 14, उसके बाद 15 कर दिया, उसका 16 कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मार्केट को एंटिसिपेट करना या प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने क्या कर सकते हैं कि जब वैल्यूएशन रीजनेबल लगने लगे या अंडर वैल्यूड लगने लगे तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो मेंबर्स हैं उनको मैं अच्छे से उनको बार बार मैंने कहा था जब निफ्टी 17,000 पे था कि निफ्टी में भी उतना ज़्यादा चीप नहीं लग रहा, बट अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात की जाए तो इससे अच्छा वैल्यूएशन मिलना बहुत मुश्किल है। एंड वो बहुत सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड आई होप मेंबर्स ने मेरी बात सुनी होगी और अच्छा खासा इन्वेस्ट किया होगा, तो आई एम वेरी श्योर उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी उस लेवल से अभी तक 15-20% ऊपर चला गया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लॉस हो रहा होगा लॉस खत्म हो चुका होगा एंड अच्छा खासा पॉजिटिव में भी आ गया होगा। तो पॉइंट यही है कि आप करेक्शंस के पीछे इतना मत भागिए कि करेक्शन होगा उस डर के मारे आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली मार्केट्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब वैल्यूएशन रीजनेबल हो तब आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ निफ्टी मीडियन पी के आसपास है। मैं ये नहीं बोलूँगा निफ्टी चीप है, बट उसके कंपैरिजन में स्मॉल कैप मेरे हिसाब से बहुत चीप है। क्योंकि एक समय पे जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है उसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो 60 से ऊपर पहुंच गया था, एज ऑफ नाउ अराउंड 17 ही है। तो इस लेवल पे इन्वेस्ट करना बनता है। इनफैक्ट 16 पहुंच गया था, अभी 17 या 18 के आसपास है। तो आई एम वेरी श्योर जिन लोगों ने भी स्मॉल कैप अच्छे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होगा वो अभी फायदा में होंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा मत डरो और इन लोगों से दूर रहो जो हर बातों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है। पहली बात, अगर मार्केट क्रैश होने वाला होगा तो आप या मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको मौका भी नहीं देगा। तो चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ। इनफैक्ट एक स्टॉक तो मैंने आज ही ऐड किया है। जनरली मैं मेंबर्स को पहले बताता हूँ, उसके बाद कुछ दिनों बाद वीडियो बनाता हूँ, बट इस स्टॉक के बारे में मैं आज ही आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ और 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़े मार्केट्स की बात करते हैं। एफ आई आईज अगेन नेट बायर्स थे 1700 करोड़ के, डी आई आईज 191 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.19 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा रहा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, कुछ कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, बट ओवरऑल मार्केट्स बहुत अच्छा रहा। आई एम वेरी श्योर आपका पोर्टफोलियो भी बहुत सही रहा होगा। निफ्टी 50 देखा जाए तो 0.46% ऊपर बंद हुआ है, मिड कैप 0.74% ऊपर एंड स्मॉल कैप 100.81% ऊपर बंद हुआ। एंड आज का जो स्टार परफॉर्मर था वो था रियलिटी। एंड कहीं ना कहीं रियलिटी में इतना ज़्यादा जंप देखने का मतलब ये है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करने लगा है कि मे बी इंटरेस्ट रेट जल्दी ही कट होनी स्टार्ट हो सकती हैं। एंड 4.32% राइज देखने को मिला निफ्टी रियलिटी में। एंड उसकी वजह एक और भी है कि इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो अप्रैल में मंथ ऑन मंथ नेगेटिव हुआ है। ईयर ऑन ईयर अभी भी ऑब्वियसली पॉजिटिव में है एंड 4 पॉइंट समथिंग है, बट मंथ ऑन मंथ भी डिक्लाइन होना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन अब एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रह गया है। एंड चलिए अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। जो पहला स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है ओबेरॉय रियलिटी। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने पहले आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं किया है, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स एंटिसिपेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकती हैं या जल्दी ही होंगी, इस वजह से रियलिटी स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी। और डिस्क्लेमर कि मेरे पोर्टफोलियो में मैक्रोटेक डेवलपर्स है एंड उसके साथ साथ मुझे अभी ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मार्केट कैप है इसका 36,000 करोड़ का। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इसका 22 के आसपास है, बहुत रीजनेबल है। बुक वैल्यू 303 है, दैट मीन्स जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो सिर्फ 3.25 का ही है। और जो पेग रेशियो है रियल एस्टेट में बिलो 1 होना बड़ी बात होती है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ऊपर है। रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा रिटर्न्स है। एंड
अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स फेनोमिनल रहे थे। सेल्स आप देख सकते हैं 689 करोड़ से 1629 करोड़ हो गए थे, एंड प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 319 करोड़ से 703 करोड़ हो गए थे। एंड क्योंकि रियल एस्टेट में ईयर ऑन ईयर ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर भी कंसिडर करें तो 468 करोड़ से 703 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया था। तो कंपनी अच्छी खासी स्पीड से ग्रो की है। एंड बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो बैलेंस शीट बहुत रियल एस्टेट कंपनीज में बहुत कम बार ऐसा होता है कि डेट टू इक्विटी इतना कम हो। अगर यहाँ देखें तो 3000 करोड़ की बोरोइंग्स है, उसके कंपैरिजन में 10,665 करोड़ के रिजर्व्स हैं। इसका मतलब ये है कि 0.3 से भी कम है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है अगेन। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी देखें तो लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था वो 1000 करोड़ के ऊपर था। एंड जैसे आपने देख सकते हैं अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला था। इसका मतलब ये है कि कोविड के बाद अच्छा खासा जंप देखने मिल रहा है रियलिटी में, ओवरऑल रियलिटी में भी। एंड आप न्यूज़ भी पढ़ रहे होंगे, डीएलएफ और वगैरह ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। वो जो फ्लैट्स हैं या जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो दे वर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो कांस्टेंट रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं की है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स देखें, और डीआईआईज ने रेगुलरली अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो एफआईआईज एंड डीआईआईज ने मिलाकर अगर देखें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। एंड पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल फ्लोट है वो बहुत कम है। ये ऑब्वियसली काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड बट इसका जो रिजल्ट्स है वो आने वाला है कल ही। तो दैट मीन्स कि कल अपने रिजल्ट्स ट्रैक करने के बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है स्टॉक को लेकर। बट अगेन स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट हाँ, कल रिजल्ट्स के बाद मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है उसको देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एंड आज आज अगर इसकी जो कैंडल देखते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। एंड किसी भी कैंडल को स्ट्रेंथ देखने का दो तरीके होते हैं, एक तो वॉल्यूम देख लो आप, एंड उसके बाद कहाँ ये खुला है, एंड उसके बाद कितने ऊपर बंद हुआ है, एंड ऊपर में जो अपर विक है, बेसिकली जो बॉडी है उसके ऊपर जो अपर विक है वो कितनी बड़ी है। वो जितनी छोटी होगी यानी मार्केट्स में उतना ही ज़्यादा डिमांड थी उस स्टॉक की। तो अगर देखा जाए जो इसने हाई बनाया था 1001 उससे 986 या 987 पे ही बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज अच्छी खासी डिमांड थी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्योंकि निफ्टी भी लास्ट हाफ एन आवर में डिक्लाइन देखने को मिला था, जिसकी वजह से ओवरऑल रियलिटी में भी थोड़ा सा जो 1000 तक पहुंचा था उसके बाद अराउंड 1.5% थोड़ा सा डिप देखने को मिला। बट अदरवाइज कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है। तो चांसेस ये है कि मार्केट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। एंड लेट्स सी कल कैसे होते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड मेंबर्स को तो मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा, अगर हो सकेगा तो आप लोगों के लिए भी रील्स बना दूंगा। उसके बाद जो सेकंड स्टॉक है ये वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स है, बट आज इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 7% ये फॉल किया है। एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से अभी तक अच्छा खासा राइज कर चुका है। मेंबर्स के साथ तो 209 लेवल से डिस्कस होना स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट 200 के आसपास भी गिर गया था ये। तो उस लेवल से ऑलमोस्ट वन वे ट्रैफिक रहा है लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड वहाँ से अगर देखा जाए तो क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 18th को, जिसकी वजह से नॉट श्योर कई लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, इसलिए शायद आज ये स्टॉक गिरा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर जो अपार इंडस्ट्रीज इनके पोर्टफोलियो में है वो अच्छे से जानते हैं। लास्ट यानी दिसंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आने वाले थे तो अपार इंडस्ट्रीज अच्छा खासा फॉल किया था। ऐसे लग रहा था कि रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे, बट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स फिनोमिनल आए थे। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 3000 तक पहुंच गया था 1400-1500 के लेवल से। एंड अभी इस रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड वापस ये राइज करना स्टार्ट कर चुका है अपार इंडस्ट्रीज। ऐसे ही लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बहुत स्ट्रांग है। एंड कहीं ना कहीं जो अगर थोड़ा बहुत डिप और भी आता है तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एंड डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कंपनी बेसिकली जो पीएनजी गैस है, पीएनजी पाइपलाइन है, उनको ले करने में हेल्प करती है। एंड जैसा आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पीएनजी की डिमांड फ्यूचर में और खासी अच्छी खासी रह सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा फ्रॉम एलपीजी गैस टू पीएनजी, क्योंकि पीएनजी की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एंड इसके भी चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर के
तो आज जैसे आप लोग देख सकते हैं, इनफैक्ट कल ही थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था मार्केट्स ने, कल ये ऑलमोस्ट 314 तक गया था एंड उसके बाद एंड होते होते ये बिलो 300 आ गया था। तो इसका मतलब ये था कि कल ही इसने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी एंड आज इसने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, अराउंड 279 के आसपास बंद हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं 18th को रिजल्ट्स है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एट दिस लेवल ऐड करना थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मुझे या आपको नहीं पता है कि इसके रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं। बट जस्ट इन केस अगर रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो फिर ये अच्छा खासा स्पीड से भागेगा। तो आप इसको अपने ट्रैक में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए एंड 18th को रिजल्ट्स का ज़रूर ट्रैक करिए। ये वन ऑफ द फ्यूचर मल्टी बैगर्स लग रहा है एज ऑफ नाउ। लेट्स सी कैसे स्टोरी डेवलप होती है, क्योंकि 100% किसी को पता नहीं होता। अगर होता तो सब कुछ बेच बाच के हम लोग इसी में इन्वेस्ट कर देते। बट स्टॉक पोटेंशियल बहुत लग रहा है इस स्टॉक में। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है, इनफैक्ट मैंने आज ही ऐड किया है, पिक्स ट्रांसमिशन। इसका प्राइस अर्निंग्स, ये सिर्फ 1200 करोड़ की कंपनी है, तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। पेग रेशियो बिलो 1 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी रीजनेबल है। एंड अगर देखेंगे तो इसका जो 52 वीक हाई है वो 1140 है, वहाँ से काफ़ी डिप भी कर चुका है ये, बट अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, बट आपने देख सकते हैं लास्ट 2 क्वार्टर से ऑलमोस्ट स्टेगनेट हो गया है इसकी सेल्स भी एंड प्रॉफिट्स भी। कहीं ना कहीं ये बेसिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट्स बनाती है, जो ऑटोमोटिव सेगमेंट में काम आते हैं, फूड सेक्टर में काम आते हैं, गार्डनिंग, पावर, सीमेंट, स्टील, सारी चीज़ में यूज़ होते हैं जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होते हैं। एंड इसके अच्छे खासे प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट्स होते हैं यूरोप में। यूरोप में लास्ट 2 क्वार्टर से इनफैक्ट इन्फ्लेशन की जब से प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी डाउन है, रिसेशनरी प्रेशर्स भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। बट अब जैसे जैसे इकॉनमीज़ रिकवर करेंगी वैसे वैसे पिक्स ट्रांसमिशन अच्छा कर सकता है। एंड वैसे भी इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से पिक्स ट्रांसमिशन मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। एंड डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इन द सेंस कि डेट बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से कांस्टेंट रही है, इनफैक्ट हल्की फुल्की इंक्रीज ही हुई है, बट स्मॉल कैप कंपनी है तो DIIs एंड FIIs का इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो आप ये कंपनी ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट जब से इसके रिजल्ट्स आए हैं ये अच्छा खासा इंक्रीज़ भी कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं। थोड़ा सा डिप आता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 750 के लेवल से उसके बाद से अब ये 900 पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 20% राइज कर चुका है 2 to 3 डेज़ में ही। यानी अच्छा खासा गैप भी हो गया है आज, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी। एंड आज अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो लास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आज ही देखने को मिली है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की भी डिमांड बहुत है। बट अगेन क्योंकि इसकी जो RSI है वो आप देख सकते हैं 70 के आसपास, ये 70 से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो गया है। बट आप अगेन इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैंने भी पर्सनली आज ऐड किया है, बट अगेन थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है इस लेवल पे ऐड करने के लिए, तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। टिप देता है तो आप अगेन कंसिडर कर सकते हैं, बट ये डिस्क्लेमर कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर। आपको खुद अपनी स्टडी करनी है एंड उसके बाद डिसाइड करना है। एंड उसके बाद जो स्टॉक है वो भी अगेन मेंबर्स जानते हैं, उनके साथ अभी रिसेंट में डिस्कस हुआ था, इनफैक्ट 4 to 5 डेज बिफोर। एंड 3100 के आसपास डिस्कस हुआ था। अभी इसका प्राइस है 3236। ये बेसिकली कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। एंड जैसा मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत स्कोप है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनफैक्ट सब कुछ ही आज के दिन पावर पे ही दौड़ रहा है। एंड धीरे धीरे चाहे वो ट्रेन्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सब कुछ पावर पे, तो ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड फ्यूचर में भी अच्छी खासी रहने वाली है। एंड वैल्यूएशन अगर देखते हैं रीजनेबल है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.34 का है, रीजनेबल है, पेग रेशियो 1.4 के आसपास है, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो ये जो कंपनी है इसके जो दिसंबर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के अगर रिजल्ट्स देखते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, तो अगेन जो मानसून सीज़न है जिस सीज़न में बारिश होती है वहाँ पे डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, तो इसलिए अपने को ईयर ऑन ईयर कंसिडर करना पड़ेगा। एंड ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे थे एंड लास्ट फ्यू क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे रह रहे हैं, डिमांड अच्छी स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये स्टॉक भी आप कंसिडर कर सकते हैं। डेट, आप सबसे बड़ी बात है इसकी डेट
बैलेंस शीट में है ही नहीं, ये बोरोइंग्स पे कंपनी रिलाई ही नहीं करती है, बोरोइंग्स जीरो हैं। तो डेट फ्री होना भी अगेन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। एंड ओवरऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी 50 पे कांस्टेंट है। FIIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखें, बट अगेन DIIs की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 10.48% ही है। तो इसका अगर बट अगेन इसके भी रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं मार्च क्वार्टर के, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो रिजल्ट्स आने के बाद आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर इसके चार्ट्स देखते हैं अपने, तो अगेन ये काफ़ी बुलिश ट्रेंड में है। एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद 2-3 छोटी रेड कैंडल्स बनाता है, फिर से राइज कर जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। RSI भी बिलो 70 है, बट अगेन अर्निंग्स इसमें ट्रेडिंग व्यू में 15th में दिया हुआ है, नॉट श्योर क्यों। बट जब भी इसके रिजल्ट्स आएंगे आप इसको ट्रैक में रख सकते हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगेन स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। खुद आपको अपनी स्टडी करनी है, उसका डिसाइड करना है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।